नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं श्रेष्ठ करे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉपर स्टॉप। दोस्तों, कहते हैं कि कदम जो ठोकरों से थकते नहीं वही मंजिल की पहचान बनते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स जिन्होंने 2018 से 2024 तक कुल 7 इंटरव्यू दिए, हर बार मेहनत की, खुद को निखारा और अंततः 2024 में एमपीपीएससी में एडी फाइनेंस के पद पर चयन लिया। निश्चित ही इनकी सफलता हमारे लिए सिर्फ एक सफलता ही नहीं बल्कि इनकी जो संघर्ष से सफलता तक की जो कहानी है, ठीक है, वो हम इनके जो अनुभव हैं वो हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। तो आज हम इनसे उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट मनोज पाल सर का, जिन्होंने यह साबित किया कि असफलता सिर्फ एक रुकावट है, अंत नहीं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सफलता के लिए। धन्यवाद श्रेष्ठ भाई। कैसा लग रहा है आपको सर इतने संघर्षों के बाद सफल होने पे? इतने संघर्षों के बाद जब कोई सफल होता है तो ऐसा लगता है कि एक शेर के माध्यम से बताता हूँ कि इसरत कतरा का दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना और दवा हो जाना। क्या बात। मतलब जब आप इतनी ठोकरें खाते हैं, इतनी असफलताएं झेलते हैं, तो फिर एक समय के बाद आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है और आप जिस मैदान में हैं उसके हीरो केवल आप ही होते हैं बस। जी सर। सर, सफलता के बाद आपने अपने प्रति लोगों के नजरिए में क्या फर्क देखा? जो मेरे अपने लोग थे जी, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। जो मेरे दोस्त थे, सहपाठी थे, जो मेरे शुभचिंतक थे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। शायद मेरे अंदर भी बहुत बदलाव नहीं आया, लेकिन हाँ, जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं उसमें बहुत परिवर्तन आया, जमीन आसमान का अंतर आया। जी सर। और सर, थोड़ा सा आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा, आपका फैमिली बैकग्राउंड, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं निम्न मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से आता हूँ। माता पिता दोनों कृषक हैं। हम 4 बच्चे हैं। हमारी दादी हैं। गांव खपरिया है हमारा, सिवनी मालवा तहसील, नर्मदापुरम जिले से आता हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गांव से ही हुई है, सरकारी स्कूल से, जिसमें मैंने 10वीं में 58% और 12वीं में 50% के साथ 12वीं पास की है। और उस यात्रा के बाद मुझे लगता है कि मैंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि 50% से जो मुझे अपने आप में पास होने की बहुत खुशी थी, लेकिन जो गिलानी हुई थी कि यार मतलब अपन इस लायक हैं, तो फिर वहां से जो मोटिवेशन मिला उसमें बहुत था। उसके बाद लगभग कोविड तक जो है मैं नर्मदापुरम में ही तैयारी की। लगभग 2 या 3 इंटरव्यू वहीं से दिए, लगभग 4 मेंस वहीं से दिए। फिर लगभग पिछले 3.5-4 सालों से मैं इंदौर में। जी सर। सर, आपकी इस सफलता में आपके परिवार की क्या भूमिका रही? मतलब जैसे कि आप लगातार असफल हो रहे थे, आपको सफलताएं मिल रही, तो क्या कभी घर वालों ने बोला कि आपको अब छोड़ देना चाहिए, किसी और चीज में आपको जाना चाहिए, ऐसा कुछ रहा कभी? हाँ, अब समाज का, घर वालों का प्रेशर तो रहता ही है। हालांकि जो मम्मी पापा है, भाई बहनों का जो भरोसा था वो हमेशा बना रहा और उसी की प्रेरणा है कि मैं लगा रहा। मेरे पिताजी और माता ने कभी भी हमेशा बीच बीच में कहते रहते थे कि यार थोड़ा और कुछ देख लो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि छोड़ दो। उन्होंने हमेशा कहा कि तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, बस ये है कि एक दिन सफल जरूर होना, और हमें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो बहुत बड़ा करोगे। मतलब सपोर्ट रहा आपकी फैमिली का, है ना? जी। जी सर। और सर, क्या कहलाते, क्या आपको कभी खुद से लगा इस सफलता में कि अब नहीं हो रहा? उस टाइम पे कैसे आप खुद को मोटिवेट किया आपने? हाँ, अब जैसे आज सिलेक्शन हो गया तो हो सकता है मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन कई बार लगा, कई बार ऐसा लगा कि यार पता नहीं कहाँ कमी रह रही। हर बार मेरे इंटरव्यू कॉल आ रहे थे, प्री कभी नहीं रुक रहा, मेंस नहीं रुक रहा। तो ये कई बार मुझे सोचने पे मजबूर हुआ कि यार कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब नंबर पता नहीं चल रहे थे, जो है कॉपियां नहीं दिखाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये था कि कमी पता नहीं चल रही थी। लेकिन एक था कि पीएससी ही ऐसी चीज है जहां से मैं, जिस आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड से आता हूं, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने घर वालों के महत्व को समाज में दिखाने के लिए पीएससी ही ऐसा क्षेत्र था जहां मैं कुछ कर सकता था। जी सर। और सर, आपको जो असफलताएं मिली उनसे आपने क्या सीखा? मतलब वो किस प्रकार से आपके लिए प्रेरणा बनी, क्या सारी चीजें रही? जी, जैसा कि ये असफलताएं हैं, इनको मैंने कभी असफलता नहीं माना। जैसा कि लियो टॉल्स्टॉय बोलते हैं, द गॉड इज विद इन यू। जैसा गांधी जी बोलते हैं कि भगवान आपके अंदर है, और शंकराचार्य बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो उससे जो असीम शक्ति है
वो अपने अंदर महसूस की मैंने। और किसी भी मनुष्य की जो असीम संभावनाएं होती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर उसको करने का कारण होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। वो कारण हमेशा मेरे पास था, इसलिए कर लिया। ऐसा क्या मतलब क्या कारण था आपके पास के जो मतलब आपको हर बार मोटिवेट करता था? ये सबसे बड़ा कारण कि मेरी आर्थिक स्थिति, कि मैंने बहुत लंबा समय, आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि भूखे रहकर भी बिताया है, मतलब महीनों महीनों खिचड़ी, केवल खिचड़ी और केवल दलिया खाकर भी बिताया है, और दोस्तों के ऊपर निर्भर रहकर भी बहुत समय बिताया है। तो इस तरह था, घर वालों की मतलब इस तरह से उनका घनघोर संघर्ष और उनकी मेहनत देखता था, तो कभी मेरा मन नहीं भी लगता था पढ़ने में, तो मुझे रोना आ जाता था कि वो लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम पंखे कूलर की हवा में बैठ के पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो वहां से जो मोटिवेशन था कि मैं अपने लिए शायद कुछ ना कर सकूं, लेकिन इन लोगों के लिए तो करना ही है। सर, और आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत क्या रहा पूरे सफर में? पूरे सफर में सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं और माताजी। जिस तरह से वो काम करते हैं, पिताजी बहुत सीधे सरल और साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। जितने सामान्य तरीके से रहते हैं और जितनी घनघोर मेहनत वो करते हैं, कई बार उनको अपने इनपुट का आउटपुट नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बाद भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ते। एक वो सबसे बड़ी प्रेरणा है। दूसरी प्रेरणा मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, मतलब मैं उनका ही आज प्रतिरूप हूं, क्योंकि सब इतने अच्छे लोग मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप होते हैं वैसे आपके साथ वाले भी होते हैं, या जैसे आपके साथ वाले हैं वैसे आप होते हो। तो इतने अच्छे लोग मिले, उन्होंने मेरा निर्माण किया है, तो उनके प्रति कृतज्ञता को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये मेरी प्रेरणा रही। सर, तो दोस्तों अभी तक हमने सर से उनके जो प्रारंभिक जीवन है और सफर के बारे में जाना। अब हम उनसे मुख्य परीक्षा में उन्होंने जो भी रणनीति अपनाई, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को लगातार इम्प्रूव किया और इस मुकाम को हासिल किया। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो सफर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि नहीं पीएचडी करना चाहिए, है ना? क्या आपने कोचिंग वगैरह की या कुछ भी? सबसे पहले तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उसमें कोई सपने होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि हमें क्या करना है, क्या सपने देखने हैं, ये सब। तो पहले 12वीं तक की अपनी जो पढ़ाई है वो मैं गांव में पूर्ण की। उसके बाद मैं अपने कॉलेज के लिए नर्मदापुरम आया। वहाँ मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि तैयारी कर लो, क्योंकि मेरे 12वीं में 50% थे, इसलिए मुझे बीएससी में एडमिशन नहीं मिला। तो फिर मैंने बीए किया और वनडे एग्जाम की तैयारी शुरू की। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत 4-6 महीने के बाद ही मुझे समझ में आ गया कि था कि ये मेरी प्रकृति के अनुसार नहीं है। तो फिर मैंने, भैया लोग पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उनको देखा, तो उससे मुझे लगा कि यही वो चीज है जिसमें मुझे मजा आता है। और जो हमें पढ़ाते थे होशंगाबाद में ओम भैया, उन्होंने पीएससी की पोस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में और जिस तरह का एक प्रशासक का जीवन होता है उसके बारे में इतनी अभिप्रेरणात्मक बातें बताई, इतनी मोटिवेटिंग चीजें बताई कि मुझे लग गया कि हाँ बस अब कुछ हो या ना हो ये तो जरूर करना है। तो वो सारी चीजें, और एक बैकग्राउंड का भी था कि मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ, वहां कोई छोटी मोटी नौकरी में, हालांकि मैंने बहुत वनडे एग्जाम दिए हैं और तैयारी भी की, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां से पीएससी ऐसा क्षेत्र था कि जहां से हम जंप करके उस स्थिति से निकल सकते थे। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था। जी सर। और सर, इस पूरे सफर के दौरान आपकी जो तैयारी आप जो करते थे उसका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब आप कैसे पढ़ते थे, क्या तैयारी करते थे, क्या आप मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, क्या कुछ था? मेरा ऐसा रहता था श्रेष्ठ भाई कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको लग जाना चाहिए कि आप कर रहे हैं। तो मैं बहुत मॉर्निंग पर्सन हूँ कि बहुत सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और जल्दी ही लाइब्रेरी पहुंच जाता हूँ। और सुबह खाना बनाने खाने दोपहर वाला और रात का खाना बनाने खाने के अलावा पूरे टाइम लाइब्रेरी में ही रहता था। भले ही मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वही करना है, क्योंकि जब आप रात को सोने जाते हैं और पूरे दिन का मूल्यांकन करते हैं, वहां की जगह आपको लग जाना चाहिए कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप जिस काम के लिए आए हैं उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी सर। और सर, जैसे कि 2017 से आपने स्टार्ट की थी तैयारी करना, है ना? नहीं, मैंने 2015 से स्टार्ट, 14-15 से स्टार्ट कर दी थी जी। और मतलब मेरा कॉलेज चल रहा था, साथ ही में मैं कोचिंग जाने लगा था। 17 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, अच्छा। जिसमें मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई हुआ, मेंस नहीं निकला,
उसके बाद फिर 18 से कंटिन्यू प्री मेंस इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। सर जैसे आपके ये कंटिन्यू आपके मेंस हो रहे थे, फिर इंटरव्यू हो रहे थे, ठीक है, इसमें अपने को पता नहीं चल रहा था, जैसा कि अपन कुछ सालों से देख रहे हैं कि अपने को कॉपीज देखने को नहीं मिल रही है, सही। ठीक है, तो आपको अपने मूल्यांकन आपने कैसे किया कि मतलब हर बार आपने कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाया होगा, है ना, हर एक असफलता के बाद, तो वो सब आपको कैसे क्या पता चला, आपको कैसे समझ में आया कि हमारी ये गलतियां हो रही हैं, ये सारी चीजें? तो वो पहले तो मुझे 17 और 18 की मैंने कॉपी देखी है, उससे कुछ अंदाजा लगा। दूसरी चीज कि हम टेस्ट लिखते थे तो हम कोचिंग पे पूरी तरह निर्भर हो जाते थे कि ये चेक करके दे देंगे और हम मान लेंगे इतने नंबर आए हैं, मतलब ऐसा है। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इनकी चेकिंग में और अपनी मूल्यांकन में अंतर है, क्योंकि मैं अपना मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई जानता है तो वो मैं ही हूँ। तो फिर मैंने और अपनी कॉपी चेक की, अपना मूल्यांकन किया कि कहाँ मैं और बेहतर कर सकता था। नंबर को साइड में रखना है कि आपको कितने नंबर कम मिले या ज्यादा मिले, एक साइड रखूं, क्या कर सकते थे, क्या सुधार करना चाहिए। एक डायरी बनाई हुई थी मैंने, और मैं बच्चों से भी यही कहता हूँ कि जब भी आप प्री मेंस की कॉपी चेक करो या टेस्ट लगाओ, उसके बाद एक कॉपी में चेक करने के बाद एक डायरी में लिख लो क्या क्या गलतियां हुई हैं और अगली बार ये गलतियां नहीं करनी है। ये है, मैंने अपनी कॉपी चेक की, दोस्तों की कॉपी चेक की, फिर यहीं भवरकुआ पे बहुत सारी कोचिंगों में भी मैंने कॉपी चेकिंग का काम किया है, तो वो जो है मूल्यांकन का आधार रहा। जी सर। और सर आपने जो प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू, इनके लिए क्या आपने एक कॉमन रणनीति थी या सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये इसके लिए बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी पर्सनालिटी है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण है। आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व को उस वे में ढालना होगा। जैसे कहते हैं ना कि थिंक लाइक ऑफिसर, या जो भी आप करना चाहते हैं वैसा आप जीना प्रारंभ कर दें। हालांकि वो सब चीजें अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि उस तरह के कपड़े पहने, जूते पहने या वैसे ही रहे, लेकिन आप अपने विचारों में, अपनी बातों में हमेशा वो चीज रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री की। तो प्री में आपको पता है कि एमपीपीएससी का जो प्री होता है वो पूरा फैक्चुअल है। तो आप ध्यान रखें कि सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हैं उनके कोई भी तथ्य छूटे ना। एक सोर्स से बार बार पढ़ें, पहली चीज। बहुत सारे पीवाईक्यू एमसीक्यूज लगाएं, तो जिससे आपका ये हो जाएगा कि जो ऑप्शंस छांटने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छे से आ जाएगी। साथ ही बहुत सारे बच्चे ओएमआर भरने में गलती करते हैं, तो ओएमआर को जब भी टेस्ट लगाएं साथ में भरते चलें, तो जिससे आप ओएमआर में वहां पेपर में गलती नहीं करेंगे। और उस 2 घंटे का अनुभव जो आप प्री में करने वाले हैं यही टेस्ट में कर लें, ताकि बार बार आप उसके हैबिचुअल हो जाएं, जिससे कि वो आपकी आदत में आ जाए, एकदम से आपके पास प्रेशर ना बने या हड़बड़ाहट ना हो, पहली चीज। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है जी। तो आप अपनी समझ को बढ़ाएं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। आपको अपने सिलेबस की चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है। साथ ही आपको कोशिश करना है कि समझ बनाएं। आप जब भी अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं उससे 1 से 1.5 साल पहले तैयारी शुरू कर दें और बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से सब्जेक्ट का अध्ययन करें। उसके बाद फिर जो चीजें हैं वो मेंस वाली चीजें कोशिश करें कि अपने जीवन में उतारें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन में अनुभव आप तभी होगा जब आप उनका प्रयोग करेंगे। जैसे एथिक्स वाला पेपर है जी। हिस्ट्री की चीजें आपको विजुलाइज करते आना चाहिए, या नहीं है तो 2-4 बार वीडियो देख लें कि किस तरह से युद्ध होते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, या जो राजवंश है उनके। ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में जो है आप दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से वो देख सकते हैं। 1-2 बार लक्ष्मीकांत का अध्ययन कर लें, जिससे आपकी समझ बन जाएगी। सोशियोलॉजी में आप अपने समाज को देखें, या पढ़ तो लेंगे ही आप, वो चीजें याद कर लें और साथ ही अपने समाज को देखें, किस तरह से जो परंपराएं हैं, त्योहार हैं और दूसरे रीति रिवाज हैं किस तरह से मनाए जाते हैं, समाज की बॉन्डिंग कैसी है, ये सारी चीजें आप ये ऑब्जर्व करने की चीजें हैं, पढ़ने से आ जाएगी। हिंदी और निबंध में ऐसा है कि हिंदी में मैंने एक प्रोफेसर से मिला था, उन्होंने बोला था कि हिंदी में आपकी हिंदी का उत्तर बाद में चेक होता है, पहले हिंदी चेक होती है। तो वहां है कि जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी की जो वर्तनी है, शब्दों की बनावट है, बिंदी कहाँ लगनी चाहिए, चंद्र बिंदी कहाँ लगनी चाहिए, वो सब चीजें आप पढ़ने के दौरान करें। ऐसे के लिए
आप जो पेपर का एडिटोरियल है वो पढ़ें और पूरे जीएस वाले पोर्शन को इस तरह से पढ़ें कि आपको इन में से किसी भी टॉपिक पर एक निबंध लिखने को आ सकता है। जी सर। हाँ। और सर मतलब कि आपके जो नोट्स बनाने का तरीका था वो कैसा था, आप कैसे अपने नोट्स बनाते थे? हाँ, तो मुझे इतना लंबा समय लगा, उसमें एक सबसे बड़ी गलती है कि मैं नोट्स नहीं बना पाया। तो लेकिन पिछले 2-3 मेंस के दौरान जो है मैंने कुछ नोट्स बनाए, खासकर उन नोट्स को पहले बनाया जो मुझे सब्जेक्ट कठिन लगते थे, जैसे साइंस वाला पोर्शन है, इस तरह से। तो आप कोशिश करें कि नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ऐसा लगता है बच्चों को कि नोट्स बनाते समय आपको बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब चीजों को नोट्स से पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और नोट्स बनाते समय शुरुआत वहां से करें जो आपके कठिन सब्जेक्ट है। और अभी जो 24 के सिलेबस के अनुसार, ये बात मैंने कहीं नहीं कही, आपको बता रहा हूं कि आप 5वीं यूनिट से शुरू करें। जो शुरू के 3 पेपर हैं, सॉरी 4 पेपर को ले लेते हैं, तो जो आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो 4थी यूनिट से करें, 5वीं यूनिट से, क्योंकि पहली यूनिट सबसे बड़ी है। जब बच्चा वहां से शुरुआत करता है तो वहीं फंस के रह जाता है। हर पार्ट में पहली यूनिट सबसे बड़ी है, बच्चा वहां शुरुआत करेगा वहीं कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप 5वीं यूनिट से शुरुआत करें, नोट्स भी ऐसे ही बनाएं, क्योंकि उससे आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पहली यूनिट को अलग पैरेलल रूप से चला के पढ़ सकते हैं। जी सर। और सर आपने कौन से स्रोत यूज किए अपने पूरे सफर में? कंटेंट की बात कर रहे हैं? हाँ। तो प्री की बात करें? हाँ, प्री और मेंस तीनों की बात कर लेते हैं। प्री में सबसे पहले एक सोर्स अपनाना है, आपको जो भी विश्वसनीय लगे। जैसे हिस्ट्री के लिए हमने प्री के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, जरूर पढ़ना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से बहुत अच्छी है। जैसे जो संकल्पना और विचार वाला पोर्शन है वो वेदांत और आकार से पढ़ सकते हैं। सेकंड में हम आते हैं ज्योग्राफी में, तो एक बार महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक जरूर पढ़ लें, एटलस से मैप का अध्ययन कर लें और लूसेंट पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3rd यूनिट में क्या है, एमपी वाला पोर्शन है। तो एमपी में सारी चीजें, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी की सारी, इसके लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक पुस्तक है। कभी किसी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो भी वहां मान्य रहती है। तत्वाण की बहुत अच्छी पुस्तक आती है, और भी मार्केट में अच्छी पुस्तकें जो आपको लगती है, बहुत अच्छे से अध्ययन करें। आईटी वाला पोर्शन है तो वो जो है आप परीक्षा धाम से या फिर आपका निर्माण से पढ़ सकते हैं। करंट एग्जामपीडिया बहुत अच्छी पुस्तक है, एक घटना चक्र आती है वो पढ़ सकते हैं। और जनजाति वाली पुस्तक है तो जनजाति की ओमकार की बहुत अच्छी है। इकोनॉमी में जो है इंडिया और एमपी की इकोनॉमी, उसमें भी ओमकार की बहुत अच्छी पुस्तक है, तो पढ़ सकते हैं। और एमपी पॉलिटी के लिए विशेष रूप से सत्येंद्रनाथ टैगोर की जो मैंने पढ़ी है, एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं जो 50 नंबर वाला पोर्शन है, वहां से बहुत अच्छी पुस्तक है, तो उसको पढ़ सकते हैं। जी सर। अब मेंस की? जी, मेंस की बात करते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं कि मेंस की बुक लिस्ट बता दो। तो हिस्ट्री के लिए आकार के नोट्स बहुत अच्छे हैं, अब वो देख सकते हैं। 1 मिनट सर मैं विराम दूंगा, अपन एक एक करके सारे उस पर डिस्कस कर लेते हैं, पेपर वाइज है ना। सिलेबस है क्या? सिलेबस 1 मिनट। तो सिलेबस वाइज मेंस की बुक लिस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सा कंटेंट आपको रखना है। सबसे पहले आप इसमें इतिहास वाला पोर्शन है, इसमें आकार के नोट्स बहुत अच्छे हैं। और जो राजवंश वाला आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये वैसे तो मैंने ही यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। और नहीं तो आप जो सारांश अकेडमी के नोट्स हैं वो भी इसमें अच्छे हैं। आधुनिक भारत आकार का अच्छा है। रियासत वाला पोर्शन जो है आप निर्माण से देख सकते हैं, निर्माण में अच्छी रियासतें दी हुई है, ये वाला। अगेन ज्योग्राफी के लिए आपकी जो ज्योग्राफी है उसमें इंडियन ज्योग्राफी में आकार के नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें मैप का भी अध्ययन करें और एटलस भी देख लें एक बार। दूसरी चीज है कि अपने पास आपदाओं वाला टॉपिक है, तो ये निर्माण का अच्छा है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर पब्लिकेशन की जो पुस्तक है बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें मैप के माध्यम से दिखाया गया है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें नोट्स नहीं बनाने हैं, इसी पुस्तक से आप पढ़ भी लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और इसके उत्तर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड पेपर में आते हैं तो इसके एक बार लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ें पॉलिटी के लिए। उसके बाद इन में नोट्स की बात करें तो जो एमपी पॉलिटी वाला पोर्शन है वो अगेन सत्येंद्रनाथ टैगोर अकेडमी पब्लिकेशन वाली आती है, वहां से पढ़ सकते हैं। और अगेन वो वैसी ही पुस्तक है कि उसमें नोट्स फॉर्म में ही है,
तो आपको इसमें से नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपकी जो है मेहनत बच जाएगी। फिर इंडियन पॉलिटी के लिए रक्षा अकेडमी के एक शॉर्ट नोट्स टाइप का है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हाँ, एमपी की जो चौथी पांचवी यूनिट है दोनों सत्येंद्रनाथ टैगोर। सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में आप सिविल जॉब्स का पढ़ सकते हैं, या दर्पण की भी अच्छी पुस्तक है, हालांकि थोड़ी लेंदी है लेकिन हाँ अच्छी है, सेम सारा हो जाएगा इसमें। फिर आते हैं हम थर्ड पेपर पे। तो जो थर्ड पेपर में साइंस वाला पोर्शन है, हाँ पहला खंड है अर्थशास्त्र वाला। अर्थशास्त्र में इंडियन इकोनॉमी वाला है, ये सिविल जॉब्स के अच्छे नोट्स हैं इसके लिए। एमपी के लिए एमपी की इकोनॉमी वाला पोर्शन अगेन सत्येंद्रनाथ टैगोर एकेडमी, और जो सांख्यिकी डेटा वाला है ये भी सत्येंद्रनाथ से आप कर सकते हैं। साइंस वाला पोर्शन जो पहली यूनिट है वो आकार से आप करिए। कंप्यूटर वाला है तो ये हिंद एकेडमी के नोट्स आप देख सकते हैं। गणित तो आपको मिल जाएगा, कोई भी आर एस अग्रवाल की पुस्तक है या कहीं भी। उसके बाद आयुष वाला अगेन आकार बहुत अच्छे नोट्स हैं, सारी योजनाएं भी आकार में अच्छी हैं। पर्यावरण आप आई मैग्नस का देख सकते हैं, इसमें बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो वहां से हो जाएगा। चौथा पेपर, इसके लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा कि वेदांत एकेडमी के जो नोट्स हैं वो प्रेफर करें, उसमें आपकी समझ बन जाएगी, और जो संकल्पनाओं को, एथिक्स की संकल्पनाओं को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो जो कमल पाठक सर है वो खुद यूपीएससी दिए हैं एथिक्स से, तो उन पे आप जरूर भरोसा कर सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं उनके एथिक्स के। उद्यमिता वाला पोर्शन अगेन सिविल जॉब से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं सिविल जॉब्स के। हाँ, उसके बाद हिंदी वाला, तो हिंदी में आप रुचि मैम से पढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, बहुत अच्छे हैं। और भी देख सकते हैं, बाकी जो हिंदी की लूसेंट आती है उसमें भी शब्दावलियां वगैरह बहुत अच्छी हैं। निबंध के लिए न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बहुत अच्छे से पढ़ें, आपकी भाषा शैली, भाषा का प्रभाव उससे बन जाएगा। और जीएस वाले पोर्शन को इस तरह से पढ़ें कि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर निबंध भी लिखने को आ सकता है। और हो सकता है कि कुछ टॉपिक में किसी बच्चे को विशेष रूप से दिक्कत आ रही हो, तो एक टॉपिक निबंध में रेसू सर ने तैयार करवाया है निबंध का, तो वो देख सकते हैं। और इनके अलावा भी एक चीज है जो बताना चाहता हूं कि जो आपका मेंस के लिए प्रीवियस ईयर का रेसू सर और दर्पण एकेडमी दोनों का बहुत अच्छा है, तो वो आप प्रीवियस ईयर की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे आपने जब तैयारी की तो इस पूरे सफर में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हो चाहे वो मुख्य परीक्षा का, तो कुछ टॉपिक आपको भी ऐसे लगे होंगे कि जो थोड़ा सा टफ है, जिनको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ा होगा, तो उनको आपने कैसे तैयार किया, क्या आपकी उसकी स्ट्रेटेजी रही आपको? पहली चीज तो बच्चे के दिमाग में ये साइकोलॉजी ही पैदा ना हो कि मेरे लिए कुछ कठिन है, क्योंकि मैंने ये बहुत लंबे समय तक मान लिया था कि साइंस कठिन है। हालांकि 12th तक मेरा मैथ साइंस रहा, लेकिन ये इकोनॉमी और साइंस को लेकर ये मन में फोबिया बन गया था कि कठिन है। लेकिन जब मैंने इस चीज को जाना कि यार मैं इसको अगर कठिन नहीं समझूंगा तो ये कठिन लगेगी भी नहीं, तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि आपको उस चीज में मजा आना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है तो आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, या उसमें दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं उस पर। ये है तो साइंस वाला, इकोनॉमी वाला पोर्शन मैंने ऐसे किया था। बाकी ज्योग्राफी वाला पोर्शन शुरू में थोड़ा कठिन लगा था, तो वो एटलस और मैप के माध्यम से कर लिया। जी सर। और सर, जैसे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है या मुख्य परीक्षा है, तो उसमें एमसीक्यू, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज, इन सब की क्या भूमिका रहती है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है श्रेष्ठ भाई इसमें इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो अनुभव वहां मिलने वाला है, प्री के पेपर में 2 घंटे में 2 बार, और वहां की जगह मेंस में 3 घंटे का, तो उस अनुभव को आप पहले ही रियलाइज कर लें कि आप लिखने की प्रैक्टिस समयबद्ध रूप से करें, जिस तरह से आपको कॉपी मिलती है उसी में लिखें, और बार बार प्रैक्टिस करें। तो ये है, आपको वो अनुभव पहले ही मिल जाएगा, आपकी गलतियां आपको पहले ही पता चल जाएंगी, ताकि आप उनको मुख्य परीक्षा में सुधार लें। जी सर, जैसे अब जब आपने मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग की, तो 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, आपका लिखने का तरीका क्या था? मतलब आप क्या सोचते थे कि मैं, एक जो टीचर होता है उसको क्या दे दूं मैं वहां पे कि वो एक अच्छा आंसर बन जाए? जी, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं कि उत्तर में सब कुछ बताने की। आप जब सीख रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे में की कॉपी में बहुत अच्छा कंटेंट है ना, तो आपको लगता है कि यार इसने कितना अच्छा लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है, मैं भी लिखूं। नहीं,
आपकी कॉपी जो चेक कर रहा होता है मेंस में, वो जो होता है वो प्रोफेसर होता है। 50 साल उसने उस सब्जेक्ट को दिए होते हैं। अगर आप सोचें कि आप उसको कुछ बता सकते हैं तो गलती कर रहे हैं आप सबसे पहले जो सवाल पूछा है उसका टू द पॉइंट आंसर दें, बहुत ज्यादा पृष्ठभूमि ना बनाएं और दूसरी बातें ना करें। जैसे 2 नंबर में, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि आपसे पूछा है बीजक। अगर सिर्फ बीजक लिखा है तो उसमें 2-3 चीजें ऐसे बता सकते हैं कि रचनाकार कबीर है, इसके भाग साकी शबद रामायणी है, इस तरह। इसमें क्या है, दोहे और चौपाई है, दोहे है, इस तरह से। अगर आप पूछा है कि बीजक किसकी रचना है, ये क्वेश्चन है, तो फिर आप एक लाइन में लिखें बीजक कबीरदास जी की रचना है। अब आपको इसमें यह भी नहीं बताना है कि बीजक के अंदर कौन कौन से भाग हैं, साकी शबद रामायणी नहीं बताना। ये उत्तर आपका कंप्लीट है। तो कोशिश करें कि एक लाइन का उत्तर सेंटेंस में बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा पॉइंट देने की जरूरत है तो फिर आप कीवर्ड्स में उत्तर लिख सकते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन की प्रकृति को पहचानें और क्या पूछा गया उसका टू द पॉइंट आंसर दें। पॉइंट्स में उत्तर लिखें, फ्लो चार्ट और डायग्राम का विशेष रूप से ध्यान रखें और ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम का उपयोग नहीं करना है जिससे कॉपी खराब दिखे, अजीब दिखे, क्योंकि बच्चे कुछ भी बना देते हैं, बीच में सांप बना दिया, नहीं। आप साइड में जो भी फ्लो चार्ट डायग्राम है साइड में बनाएं, बीच में अगर अंतर वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तुलना करना है या 2 चीजें पूछिए, तब पार्टीशन वाला अपना सकते हैं, इस तरह से। 10 नंबर में जो प्रश्न की जान होती है वो है इंट्रो और कंक्लूजन। तो वहां कोशिश करें कि आप बहुत अच्छी शब्द शैली का प्रयोग करें, करंट से कोई चीजें जोड़ें, किसी कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं और बीच में जो मेन बॉडी है प्रश्न की उसमें पॉइंट्स में उत्तर देने का प्रयास करें। एक पेज में एक फ्लो चार्ट डायग्राम उपयोग कर सकते हैं और क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में जैसे किसी क्वेश्चन में कारण, परिणाम, प्रभाव और प्रासंगिकता, महत्व, ऐसी चीजें पूछिए तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पर्याप्त वेटेज में रहे। कारण को भी उतने ही शब्दों में लिखना है, परिणाम को भी, प्रभाव को भी। बच्चा करता है कि कारण को आधे पन्ने तक ले गए, फिर प्रभाव को बाकी 1.5 पन्ने में लिख दिया, या कारण को 1.5 पन्ने में लिख दिया, प्रभाव को केवल जो है आपने 4 लाइन में समेट दिया। नहीं, उसमें आप पूरे अनुपातिक रूप से उसको रखना है। जी सर। सर, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? इनकी क्या भूमिका रहती है लास्ट में? इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रहती है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं नहीं बना पाया, लेकिन हाँ, जिन बच्चों के पास समय है, खासकर उन चीजों के बारे में, उन चीजों के लिए तो जरूर बना लेना चाहिए जो आपको कठिन लगती हो, और धीरे धीरे करके सभी अगर बना ले तो बहुत अच्छा है। जी सर। और सर, इतने बड़े पूरे एग्जाम साइकिल में आपने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई, इसके पीछे का क्या कारण रहा? कैसे आप इतनी कंसिस्टेंसी लाए अपने जीवन में? हाँ श्रेष्ठ भाई, इसमें बहुत सारे बच्चे, अब चूंकि मैं बहुत सारे मंच पे बोल चुका हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ या मैं सीधे सीधे नहीं बता रहा हूँ कि क्या है। तो मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ सीधे सीधे क्योंकि वो मेरे अंदर है। जब आप अपने आप को खोज लेंगे, अपनी प्रकृति को जान लेंगे, तो वो उत्तर आपके अंदर आपके अनुसार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मैं अपनी नेगेटिविटी से खुद लड़ लेता था, मैं अपने दिमाग पे इतना नियंत्रण था कि मुझे सोचना ही नहीं नकारात्मक, मुझे ओवरथिंक करना ही नहीं है, तो ये खुद से आता है। और दूसरी चीज, जैसा कि आपसे सवाल है कंसिस्टेंसी का, आपको करना है, इसके पीछे का कारण अगर है तो आप कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं डरेंगे और आप उसको कर ले जाएंगे। तो आपके लिए कारण सबसे महत्वपूर्ण है। आप सुबह से उठ के कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के रोज रोज मोटिवेट नहीं हो सकते। आपको अपने पास एक ठोस कारण रखना होगा, अपने आसपास का माहौल जो है सकारात्मक बनाना होगा, ऐसे लोगों को साथ रखना होगा जो आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। जी सर। सर, जैसे जब इंटरव्यू की जो तैयारी होती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि उसमें क्या बेसिकली पूछा जाता है? जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, या फिर वो आपका जो नॉलेज है उसका टेस्ट है, ठीक है, या फिर वो करंट वगैरह से आप कितने अपडेट हैं, ये क्या चीज वो में मेन उनका मोटो रहता है? वो सबसे पहली बात, बच्चे बहुत उसमें इंटरव्यू को ऐसा सोचते हैं कि हम 1 महीने में तैयार कर लेंगे। नहीं, कोई भी बच्चा जब तैयारी शुरू कर रहा है या जिस दिन से भी उसको समझ में आ जाता है, अपनी पूरी लाइफ को उसी के अनुसार ढाल लें कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको रहना है। दूसरी चीज कि वहां झूठ बोलने का प्रयास ना करें
और बहुत सारे बच्चे नकारात्मक हो जाते हैं, इंटरव्यू को लेकर डर जाते हैं कि वहां बोल पाएंगे कि नहीं। तो इंटरव्यू वो आपको सेलेक्ट करने बैठे हैं, रिजेक्ट करने नहीं, उस तरह से रखें। और इंटरव्यू में अपने व्यक्तित्व निर्माण पे ज्यादा ध्यान दें। जो भी आपने पढ़ा है, खासकर नैतिकता वाला पोर्शन, वो अपने जीवन में उतारें। आप जितने अधिकतम नैतिक हो सकते हैं उतने हो व्यवहारिक रूप से। ऐसे तो बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना संभव नहीं है। जी। दूसरी चीज, करंट की चीजें हो, हॉबी वाली चीजें हो, तो उनको बोलने का प्रयास करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 2-4 मौक दे के समझते हैं कि अच्छा बोल लेते हैं, नहीं, आप अपने आसपास के लोगों से इस तरह इंटरेक्ट करें, अपनी भाषा शैली को ऐसा बनाएं कि आप इंटरव्यू में ही बोल रहे हैं। जी सर। और सर आपने 7 बार इंटरव्यू दिए हैं, है ना? तो इनमें क्या करा थे, जब आपके पास 7वीं बार कॉल आया तो आपके मन में क्या चल रहा था? 7वां जब इंटरव्यू का मतलब मेंस का रिजल्ट आया 24 का, तब एक दोस्त का फोन आया, नवनीत का फोन आया कि 24 का रिजल्ट आ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझसे किसी ने मेंस का रिजल्ट पूछा हो, शुरू के 1-2 बार को छोड़ के, क्योंकि उनको पता था इसका मेंस हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यार पूछ रहा है, मतलब शायद इसने देख तो नहीं लिया और हो सकता है नहीं हुआ हो। तो फिर मैंने अंदर लाइब्रेरी में ही बैठा था, पढ़ रहा था, तो मैंने चेक किया, हो गया। फिर मैं बाहर आया तो वही था वो बाहर ही, तो मैंने कहा भाई हो गया है। तो उसमें मतलब 24 के मेंस में, क्योंकि सबसे कम एफर्ट वाला मेंस था, क्योंकि 24 के मेंस के पहले 4-5 एग्जाम दे दिए थे। जेआरएफ का पेपर दिया था, पॉलिटिकल साइंस से निकल गया। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, वो भी दे दिया, हो गया था। 22 का इंटरव्यू था, उसके बाद भी 24 का पढ़ लिया था। तो वो मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना हो कि अपन ने कुछ कमी रख दी हो, तो वो लेकिन निकल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और 23 और 24 के इंटरव्यू में तो मतलब ऐसा था कि बस अब हो जाए, क्योंकि अब वही वही प्रक्रिया से जब आप गुजरते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तो लगता है कि यार ऐसी कोई कमी है जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो वो चीज थी। जी सर। सर इतने पूरे सिलेबस जब आप बार बार पढ़ रहे थे, कभी मोनोटोनी हुई, मतलब अपन कभी ऊबे सिलेबस को पढ़ने से, क्या अपन को लगता था कि क्या यार वही बार बार पढ़ रहे हैं? ऐसा कभी होता था आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो बहुत बार होता था। लेकिन इससे सबसे अच्छी चीज ये कि इस पीएससी की तैयारी में मुझे पढ़ने की बहुत आदत डाल दी थी। तो मोनोटोनी तो होती है उसमें, और कई बार हमको उबाई भी आती है कि यार क्या वही वही याद तो है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज थी कि मैं उपन्यास पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, शेर शायरी कविताएं ये पढ़ता था, मूवीज देखता था। तो इन सब चीजों ने उस मोटिवेशन को बनाए रखा कि हम एक निश्चित समय है, जैसे 8 से 10 घंटे का, कि इतनी सिटिंग करना, इतने में बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम जो है दूसरी चीजें करेंगे। तो वो था कि हाँ ये समय इसमें पढ़ लो बहुत अच्छे से। जी सर। और इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो एक अलग क्वेश्चन हो आपके लिए, मतलब कुछ अलग सा पूछा गया हो आपसे? यही था कि एक तो सबसे पहले मैं जो है 24 के इंटरव्यू में कोट नहीं पहन के गया था। तो उन्होंने पूछा कि यार कोट नहीं पहन के आए हो, क्या है? तो मैंने कहा सर जो है हमारी भारतीय संस्कृति को सूट नहीं करता है, मतलब हमारे भारतीय परिधान में सम्मिलित नहीं है, और भारतीय भौगोलिक परिस्थितियां कोट के अनुकूल नहीं है, या कोट उनके अनुकूल नहीं है, ऐसा था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं बाकी बच्चे पहन के आए हैं, आपको हीनता का भाव आता होगा। तो मैंने कहा नहीं सर, बोर्ड में 5 लोग थे, मैंने 5 को देख के बोला कि मैंने कहा सर मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आपने आप में से किसी ने जो है कोट नहीं पहना है। तो उस पर मुस्कुरा दिए वो लोग, बोले नहीं यार हम तो यहाँ बैठे हैं, एसी चलता है, तो फिर इसलिए नहीं पहन के आए, तो आप अपना बताओ। तो मैंने फिर फाइनली जो था रियल वो बोल दिया कि सर मैं कोट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बोले अच्छा ठीक है। जब मैंने ये बात बाहर इंटरव्यू के देने के बाद आके बताई, तो लोग भरोसा नहीं कर रहे कि भैया हमने तो आपको पहले कोर्ट में देखा है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, कोर्ट मेरे पास है, ये बात सत्य है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी सत्य है, क्योंकि जो मेरा कोर्ट है वो मेरे दोस्तों ने बनवाया है, इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी सत्य है, कोर्ट है ये भी सत्य है। जी सर। और सर पूरे जर्नी में आपके लिए मूल मंत्र क्या है, यदि आप बताना चाहें तो क्या मूल मंत्र आप बोलेंगे एमपीपीएससी के लिए? एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम या किसी भी काम के लिए आप जो काम कर रहे हैं पूरे दिल से करें, खुशी के लिए नहीं, खुश होकर करें, और अपने आप को जिंदा रखें। इस पूरी तैयारी में मैं देखता हूं कि बच्चे अपने आप को भूल जाते हैं। आप अपने आप को खुश रखना, अपने आप को जिंदा दिल रखना, इस समाज से, इस दुनिया से, इस प्रकृति की हर चीज से अपने आप को कनेक्ट महसूस करना बहुत जरूरी है। और आप भले ही कहीं समय दें या ना दें, लेकिन अपनी सोच में बहुत मजबूत, दृढ़ और सकारात्मक रहना है।
जी सर। और सर क्या कहलाते हैं, आपके आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे की आपकी क्या योजना है? क्या आप अपने इस सफर को यहीं समाप्त करेंगे या एमपीपीएससी को कंटिन्यू रखेंगे? मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि अपनी जो सफलता है उसको किसी बहुत छोटी चीज से परिभाषित मत करना कि आप सिलेक्शन को सफलता मान ले, आप एक नौकरी को सफलता मान ले, या किसी एक विशेष चीज को सफलता मान ले। बहुत गलत है। आप अपने जीवन को सफल बनाने की ओर प्रयास करें। जैसे आप अपने आप को खुश रखें, सकारात्मक रखें, रोज नए जो भी काम कर रहे हैं उसमें नया कुछ सीखते रखें, बहुत सारे दोस्त बनाएं, और प्रकृति जो इतनी सुंदर है, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें कि हम इसको बहुत सुंदर बना सकें। इसमें एक दो लाइन मैंने कहीं पढ़ी है गुलजार साहब की कि कल का हर वाकया तुम्हारा था, आज की हर दास्तां हमारी है, लोगों का समय आता है, हमारा दौर आया है। क्या बात है सर। और सर अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कई सारे युवा हैं, है ना, वो एक या दो बार के बाद निराश हो जाते हैं। आपने इतने सारे अटेम्प्ट दिए हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो अपने एटीट्यूड को गिव अप एटीट्यूड ना बनने दें कि आप हर चीजों को छोड़ते आ रहे हैं, मतलब जो पलायनवादी रहता है चरित्र, उसको ना बनने दें। आप पहले आराम से बैठकर, आपको जितना भी लग रहा है, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, पहले सोच लें कि क्या करना है। अपने आप से पूछें, अपने आसपास जो विश्वसनीय लोग हैं, शुभचिंतक लोग हैं, उनसे पूछें, डिसाइड करें कि मुझे ये करना है। और एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको जब तक आप पूरी तरह गलत साबित नहीं हो जाते उस काम को करना है। हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियां रहती है, मेरा जो बोलने का तरीका है उसमें बहुत सारी आदर्शवादी बातें बहुत सारे बच्चों को लगती हैं। उसमें दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये कि मैं ऐसे ही जीता हूं, मतलब मुझे आदर्श ही पसंद है जी। मतलब कि अगर आपके जीवन में आदर्श नहीं होंगे तो आप किस और देखकर आगे बढ़ेंगे, तो आदर्श बहुत जरूरी है। इसलिए आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना है, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से अपने अंदर वो जुनून लाएं और जो भी काम करें उसको जीने का प्रयास। निश्चित तौर पर सर आपकी यह सफलता की कहानी हर अभ्यर्थी के लिए एक नई उम्मीद पैदा करेगी और उन्हें यह सीखने को मिलेगा कि असली जीत धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतरता में होती है। ठीक है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सर। जी सर। श्रेष्ठ भाई, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हमको देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन किसी एक बच्चे ने भी हमारी बात को जीवन में उतार लिया तो हम अपने आप को बहुत धन्यवाद, मतलब कृतज्ञ महसूस करेंगे कि हमारे कारण कोई बच्चा जो है मोटिवेट हुआ या कुछ भी। तो इस पे मैं बच्चों को एक छोटी छोटी सी कविता है वो सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा वाक्य भी है कि एक बार मैं पहली बार जो है नरोन्ना अकेडमी के सामने से निकल रहा था भोपाल में, तो मैं बाहर रुक गया और देख रहा था कि यार मेरी जो असली मोहब्बत है वो तो यहाँ है। और मतलब मैंने उसको लगभग 1 मिनट तक देखा और मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मतलब क्यों जो है हम इससे दूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमें जीवन में ये सिखाने की कोशिश करती हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें हर चीज के, हर बात के महत्व को समझना चाहिए। तो इस पे एक कविता सुनाना चाहता हूं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, हर समस्या का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। जी सर, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर।